गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेश से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, आवेश से संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उनकी। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको आवेश के बारे में पढ़ाया और वहाँ आवेश के उत्पादन की बात की थी और आवेश के उत्पादन की प्रोटेक्शन ऑफ चार्ज की 3 विधियाँ आपको बताई गई थी। पहली विधि बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा, दूसरी बाई कंडक्शन यानी स्थानांतरण द्वारा और तीसरी बाई इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आवेश के किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे और आप उन न्यूमेरिकलों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई क्वेश्चन आने हैं तो हम उसमें कॉन्सेप्ट की बात करें। आवेश में मेन जो फॉर्मूला है वो आपका एक फॉर्मूला है बस, और वो है Q = NE। हालांकि प्लस माइनस आप लगा सकते हो क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जहां Q क्या है, आवेश, तो आप Q को समझ सकते हैं कि ये भाई आवेश है, ये चार्ज है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स है, ये दिया हुआ है। और N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब ये है आवेश के जो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। हालांकि इसके अलावा भी कंडक्शन पर भी क्वेश्चन होंगे, इंडक्शन वाला क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होना है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो मेन फॉर्मूला ये बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा से भी हम कहते हैं भाई Q होता है IT। तो यहां से भी आवेश के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, या फिर दोनों को कंबाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, NE = IT। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा। तो हम अब शुरुआत करते हैं बेसिक से और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हुए बात की जाती है। देखिए, यहां पर N की जो बात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनों की ये जो संख्या होती है, बाई फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो घर्षण द्वारा जब हम आवेश उत्पन्न करते थे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता था एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। और ये भी आप जानते थे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब हम छोटे से देखिए, जब भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें दो ही चीजें पूछेगा आपसे, या तो चार्ज पूछेगा या फिर एन पूछेगा। भाई ई तो गिवन है, ई तो कांस्टेंट है। अब अगर चार्ज दे दिया तो एन पूछेगा और एन दे दिया तो चार्ज पूछेगा। तो सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु पर -4.8 × 10 कूलम चार्ज है, कूलम का आवेश है। ये दे दिया कि ये आवेश है किसी वस्तु पर, और आपसे बस वो ये पूछना चाह रहा है, बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यानी एक वस्तु पर इतना आवेश है और वो तुमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या फिर कमी है। तो क्या पूछा उसने, भाई Q दे दिया आपको, Q = 4.8 × 10⁻⁻10 कूलम, और पूछा क्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी n पूछ रहा है। लेकिन अब अधिकता है या कमी है वो पता चलेगा इस आवेश के साइन से। आवेश कैसा है, माइनस का, तो माइनस का आवेश कब होता है, माइनस का आवेश अगर किसी बॉडी पर है इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और अगर प्लस आवेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, कमी। तो आपने बता दिया अपने आप, माइनस को देखते ही आप कह दोगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये तुरंत बता दोगे आप। अगर ये धन आवेश होता तो फिर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, कमी होती है। दूसरी बात, अब आपको n निकालना है, बड़ा सिंपल सा, भाई आप फॉर्मूला लगा दो Q = NE, और n चाहिए तो n = Q/E। 4.8 × 10⁻⁻10 अपॉन E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे ऊपर जाएगा 16 48, तो 3 × 10⁻, ये प्लस और माइनस के 10, तो कितना बचा, 9। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए।
बताइए बात समझ आएगी? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इस पे होगा, यानी आप ये समझ जाएंगे कि वहां कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी या फिर कमी थी, और वो चार्ज के नेचर से आप समझ जाओगे। अगर माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और अगर प्लस में है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दूसरा क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए आपकी बार उसने ये कह दिया कि किसी वस्तु पर 5 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये कह दिया क्वेश्चन में कि किसी वस्तु पर 5 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बताओ उस पर कितना और कैसा आवेश होगा, कितना और कैसा आवेश होगा। बात समझ आ रही है ना? इसका मतलब क्या दे दिया हमें? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो भी क्या था? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो गई तो प्रोटॉन एक्सिस में हो गई, यानी कैसा आवेश होगा? धन आवेश। इसका मतलब ये कहा है ना कि कितना और कैसा, तो कैसा में तो तुरंत लिख दूंगी कैसा आवेश है भाई, वो धन आवेश है। तो ये तो तुम्हें पता चल गया उसको देखते ही, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से ही तुम उसके साइन का पता लगा लोगे कि आवेश कैसा होगा। अब बात आती है उसको निकालने की। तो क्या दिया है हमें? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n गिवन है 5 × 10⁻11, और q पूछ रहा है, और फॉर्मूला होता है आपका q = Ne। n की वैल्यू आपकी आ गई 5 × 10⁻11, और e की वैल्यू आप जानते ही हो 1.6 × 10⁻⁻19। 16 पंजे 80, 8.0 × 10⁻⁻8, 11 प्लस के और 19 माइनस के, तो कितना? 8, इतना कूड़ा। तो उस आवेश का मान आ गया निकल करके। तो कुल मिलाकर के आप बात को समझ रहे हो ना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। भाई फॉर्मूला ये किया आपका q = Ne, तो केवल या तो q गिवन होगा तो n पूछ लेगा, और n गिवन होगा तो q पूछ लेगा। सिंपल सा। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि वो तुमसे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन करिए। वो क्या कहेगा? मान लो तुम्हें टाइम दे दिया कि 10 सेकंड तक करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू दे दी, और वहां कह रहा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। एक इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए उसने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कोई वायर है, और वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कि इस एरिया से लगातार क्या हो रहा है भाई, करंट जा रही है या इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो 6 सेकंड में, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू दे दी कि 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो बताओ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 6 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। ऐसे करके क्वेश्चन होगा, मतलब उसमें करंट की वैल्यू दी जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की या फिर आवेश की बात करेगा वो। तो जब भी इस तरह की बात करें समझ लेना कि करंट भी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या या आवेश भी है, तो फिर ये फॉर्मूला लगना है, यानी दोनों फॉर्मूलों को आपको मिक्स कर देना है। तो क्या दिया है भाई हमें? t = 6 सेकेंड, और क्या दिया है? I = 10 एम्पियर। पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उससे। आप लगा दोगे q = Ne = It, यानी ये दोनों आपको लगाने हैं। n निकालना है, n = हो गया It/E। I की वैल्यू 10 टाइम 6, 1.6 × 10⁻⁻19, ये ऊपर चला जाएगा दक्षिण 60 बटे 1.6 और 10⁻19। 10 वाला घटाओगे, एक जीरो और बढ़ा देना ऊपर, मान लीजिए यहाँ तो 60 गुणा 10⁻20 हो जाएगा, और बट्टी में 16। अब आप काट पीट कर ही लोगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। 4 चौक 16 और 4 से ये कट जाएगा 15 चौकी 7, 15/4 गुणा 10⁻20, ये आंसर आ जाएगा। 4 का भाग लेकर के पॉइंटों में निकाल देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या समझ रहे हो आप कि भाई आवेश का जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आना है वो कहीं ना कहीं इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर ये जो बात आ रही है बाई फ्रिक्शन की, तो वास्तव में आवेश का उत्पादन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से। अगर कभी ऐसे आ जाए कि एक वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए दूसरी वस्तु पे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए दूसरी वस्तु पे, तो अब वो क्या कहेगा तुमसे? पूछेगा कि बताइए दोनों वस्तुओं पे आवेश कितना और कैसा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करोगे? इस बात को भी समझ लीजिए। भाई दोनों वस्तुएं पहले होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब वो कह रहा है एक वस्तु से दूसरी पे इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने चले गए सर? 6 × 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन चले गए। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो जहां से गए हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंच गए वहां इलेक्ट्रॉनों की हो गई अधिकता, तो इलेक्ट्रॉनों की उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहली बात तो उन दोनों वस्तुओं पे अगर वो ये पूछे कि आवेश कैसा होगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए उस पे पॉजिटिव और जिस पे पहुंचे उस पे नेगेटिव। अब कितना होगा? तो कितने के लिए ये क्या चीज है भाई? ये n की वैल्यू हो गई 6 × 10 की पावर 15 और Q = Ne। फिर से वही चीज 6 × 10 की पावर 15 और E 1.6 × 10 की पावर -19 9.6 × 10 की पावर -k कितना हो जाएगा? 4 कूलम। ये आंसर हो गया आपका। तो कुल मिलाकर के आवेश पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका फोकस इन चीजों पे होना चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन की बात और करता हूं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन वो बन जाता है। देखिए 95% जो क्वेश्चन बनेंगे वो Q = एनी टाइप से बनेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वाले इलेक्ट्रॉनों की बात की जाएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि इसी फॉर्मूले में n जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात करनी पड़ जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको एक लेकर के उस क्वेश्चन की बात थोड़ी सी करते हैं। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, शायद पहला ही एग्जांपल है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि 1 कप पानी में 1 कप वाटर, थोड़ा सा क्या कॉमन सेंस का क्वेश्चन दे दिया आपको। 1 कप वाटर, 1 कप वाटर में कुल आवेश, 3 चीजें पूछ रहा है। वहां पे हो सकता है ये भी पूछी हो, लेकिन मैं यहां 3 चीजें पूछ रहा हूं कि 1 कप पानी में कुल आवेश टोटल चार्ज, कुल धनावेश टोटल पॉजिटिव चार्ज और कुल ऋणावेश टोटल नेगेटिव चार्ज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? 1 कप पानी में कुल आवेश, कुल आवेश टोटल आवेश निकालना है आपको, कुल धनावेश यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है आपको और कुल ऋणावेश, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है आपको, यानी 3 चीजें पूछ रहा है इसमें। तो देखिए मैं आपको पहले जो हमारा पहला वीडियो था थ्योरी का उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि कोई भी एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी किसी भी एटम के अंदर, ये अगर एटम है तो इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन वो बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी टोटल चार्ज 0। अब मान लो हम बात कर रहे हैं कि ये 1 कप पानी है, 1 कप पानी है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, बहुत सारे पानी के परमाणु हैं, ये पानी के परमाणु हो गए। अब आप कह रहे हो एक परमाणु पे कुल आवेश कितना होता है? 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब एक परमाणु पे 0 तो जितने भी परमाणु होंगे सब पे 0। तो अगर तुमसे कह रहा है कुल आवेश निकालो तो कुल आवेश = 0, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका वैसे। तो कुल आवेश आपने बता दिया टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q = 0। क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया बिना सॉल्व किए। अब बात आती है टोटल धनावेश और टोटल ऋणावेश। इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इसका मतलब केवल एक चीज निकाल लो, ऋणावेश निकाल लो बस। और ऋणावेश किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इसका मतलब ये पता लगा लो कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं।
भाई एक इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश जानते ही हो आप कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो, n निकाल लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और Q = Ne कर देंगे। फार्मूला वही है, Q = Ne। अगर आपको कैसा धनावेश, जितना ऋणावेश आ जाए उतना ही धनावेश होगा उसमें, क्योंकि टोटल ओवरऑल तो उसको क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। इसका मतलब चलिए अब हमारा जो काम है वो कुल ऋणावेश निकालने के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना है कि भाई टोटल। अब क्या होगा इसके लिए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस का है। 1 कप पानी, अब 1 कप पानी, अब पानी की मात्रा नहीं बताई उसने, एक आइडिया दे दिया आपको, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन में आप कितना लेंगे, लेकिन लेना उतना ही जो सही बैठे। ऐसे नहीं है कि आराम से आप उल्टा सीधा लेने लग जाओ। 1 कप है तो 150 ग्राम पानी ले लेना, 200 ग्राम पानी ले लेना, समझ गए ना। 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर मत लेना, कप है भाई, कोई बहुत बड़ा बर्तन नहीं है, जग नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, हमने मान लिया कप के अंदर 200 ग्राम पानी था, ये हमने मान लिया, यानी इसके अंदर जो पानी भरा हुआ वो 200 ग्राम पानी है। अब 200 ग्राम पानी के अंदर मुझे निकालनी है कुल ऋणावेश के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मैं अगर पानी के एक एटम की बात करूं, ये पानी का एक परमाणु है, पानी के एक परमाणु की अगर तुम बात करोगे तो हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1, ऑक्सीजन को लिखते हैं 8O16। इसका मतलब पानी के अगर एक परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, और भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अगर आप किसी को ऐसे डिनोट करते हो, देखो ZXE, तो यही तो प्रोटॉन होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ये तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लो, प्रोटॉनों की संख्या = इलेक्ट्रॉनों की संख्या = Z परमाणु क्रमांक, और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो A - Z, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो पानी के एक परमाणु की मैं बात कर रहा हूं, तो पानी के एक परमाणु में 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन में 1 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2 हाइड्रोजन में हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 और 2 10। इसका मतलब एक परमाणु के अंदर, पानी के एक परमाणु में, पानी के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गई 10। बात को समझने की कोशिश करना भाई, हम इस पूरे में निकालना चाहते हैं, और ये कितना है 200 ग्राम। इसका मतलब हमने एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, वो आ गई 10। अब क्या चाहिए था, इस 200 ग्राम में परमाणु निकल के आ जाए। इस 200 ग्राम पानी में कितने परमाणु होंगे, तो फिर हमारा काम चल जाएगा ना कि एक परमाणु में तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो जितने परमाणु होंगे उसमें कितना, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। थोड़ा सा केमिस्ट्री का टॉपिक आ रहा है, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला सिंपल होता है, ग्राम में वेट, ग्राम में भार बटे उसका मोलर मास। इसका मतलब यहां पर तुम निकालोगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स। आप नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ग्राम में, तो ग्राम कितना है 200 ग्राम, अपॉन उसका मोलर मास। पानी का मोलर मास निकालोगे भाई, पानी का मोलर मास यानी H2O, तो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16, कितना हो गया 18, तो मोलर मास हो गया उसका 18। तो ये निकल के आ गए नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ आ रही है कि नहीं। और एक मोल में कितने परमाणु, आवागाद्रो संख्या के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 × 10⁻23। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो इतने आ गए, तो कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणु यानी टोटल एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, कुल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी मोलों की संख्या ये हुई 218 मल्टीप्लाई बाई Na, आवागाद्रो संख्या, क्योंकि एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए इतने, तो ये मल्टीप्लाई करके ये टोटल निकल के आ गया कुल परमाणुओं की संख्या। कुल परमाणुओं की संख्या आ गई। अब एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे 10, तो इतने परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जिसको आप क्या कह रहे थे n बराबर हो जाएगा 200/18
मल्टीप्लाई बाई एन ए की वैल्यू लगा के चलो 6.023 या 2 कर सकते हो इंटू 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई बाई 10, ये निकल के आ जाएंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन आ गया निकल के। और हमें क्या चाहिए भाई, टोटल चार्ज, तो Q इक्वल टू Ne। अब n की वैल्यू 200/18 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 और इंटू E, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बताओ बात समझ में आई नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, ये उसमें 1 कप पानी में कुल परमाणु आवेश निकल करके आ जाएगा। वो कैसा आवेश? ऋण आवेश। और जितना ऋण का आएगा उतना ही होगा धन का। तो कभी कभी क्या होता है, हमें टोटल आवेश निकालने के लिए केवल स्थानांतरण वाले इलेक्ट्रॉनों से काम नहीं चलता है। जैसे कि इसमें पूछ लिया, इसमें कुल आवेश पूछ लिया उसने, कुल ऋणावेश, कुल धनावेश, तो हमें क्या निकालना पड़ा? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ी। तो आप लोग अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। वैसे हमारा Q इक्वल टू N ही वाला फॉर्मूला ही ज़्यादातर लागू होना है, लेकिन फिर भी हम इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद कुल परमाणुओं की संख्या वो निकाल दोगे और उसके बाद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दोगे। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं बेटा बाई कंडक्शन वाली टॉपिक की। बाई कंडक्शन वाला जो टॉपिक है उस पर जो चार्ज का क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कैसा होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो आप व्यवहारिकता वाली बात करते हैं ना, जैसे घर में 4 बच्चे हैं और कि भैया इतनी खाने का सामान ले आए, इतनी टॉफी ले आए, इतनी चॉकलेट ले आए और इनमें आपस में बांट दो, वो वाली चीज है। तो बाई कंडक्शन स्थानांतरण के द्वारा जो चार्ज की बात की जाती है इसमें हमेशा एक वर्ड यूज करेगा आइडेंटिकल, यानी जो बॉडी होगी वो समान आकार की होगी। सपोज करिए ये एक बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है बी और दोनों समान आकार की है। देखिए अगर उसने समान आकार यूज नहीं किया तो हमारा कॉन्सेप्ट चला जाएगा पोटेंशियल में, विभव वाले टॉपिक में चला जाएगा और फिर हम उसकी बात आगे वाले चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएगा आवेश का स्थानांतरण के द्वारा तो समान आकार की बात करेगा, आइडेंटिकल की बात करेगा। तो इसमें होना क्या, बस ये समझ लीजिए, मान लो 2 वस्तुएं आपके पास ए और बी, एक एग्जांपल के रूप में ले लो कि 2 वस्तुएं ए और बी, और ए पे चार्ज है क्यू और बी पे कोई चार्ज नहीं है, और आपसे कहा जा रहा है कि दोनों को टच करके रख दिया, थोड़ी देर के लिए टच किया ए और बी को और फिर दोनों को अलग कर दिया, ए अलग और बी अलग, और अब पूछ रहा है कि अब बताओ इन पे आवेश क्या होगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जब भी वस्तुओं को आपस में टच करते हैं तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है और तब तक जाता है जब तक कि विभव समान न हो जाए। लेकिन जब वस्तुएं समान आकार की होती हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश ज्यादा वाले आवेश से कम वाले आवेश में जाएगा, और वास्तव में इस चैप्टर में केवल यही आवेश का ही कॉन्सेप्ट यूज होना है, इसलिए मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ। तो आवेश ज्यादा वाले से कम वाले पर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों की बराबर न हो जाए। तो अब बताओ Q और इस पे कितना है 0, और दोनों को बराबर बराबर करना है, तो बराबर करने का तो आधा आधा हो गया भाई, Q/2, लेकिन किया कैसे? दोनों को प्लस किया, प्लस करने का मतलब Q + 0 और उसका किया आधा, तो Q/2, तो दोनों पे आवेश हो जाएगा Q/2 एंड Q/2। तो ये तरीका होगा उसको सॉल्व करने का। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, मान लीजिए अब की बार जो एग्जांपल है उसमें अलग अलग चार्ज दे रखे हैं, A पे Q1 और B पर Q2, और फिर इनको टच कर दिया A और B, और टच करके फिर इनको अलग अलग कर दिया A और B। अब कह रहा है अब बताओ कितना चार्ज होगा, तो कॉन्सेप्ट वही है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो दोनों को जोड़ के आधा, तो Q1 + Q2/2, तो इस पर जो आवेश होगा वो भी Q1 + Q2/2, और इस पर जो आवेश होगा वो भी आपका Q1 + Q2/2, यानी आधा आधा हो गया। क्लियर? तो स्थानांतरण वाला टॉपिक बड़ा आसान होता है। अच्छा कभी कभी देखिए और थोड़ा सा घुमाने के लिए और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए की बात की बॉडी की बात कर रहा है, जैसा कॉन्सेप्ट है बस आप तो ऐसे करते चले जाओ। एक एग्जांपल ले रहे हैं 3, और अब वो 3 बॉडी की बात कर रहा है कि एक बॉडी है A, दूसरी आइडेंटिकल बॉडी है B, और तीसरी एक और आइडेंटिकल बॉडी है C, और Q पे केवल चार्ज है और B और C पे कोई चार्ज नहीं है। इन पर जो आवेश है वो 0 और 0। अब क्या कह रहा है, A और B को पहले टच किया, A और B,
और टच करके फिर अलग अलग कर दिया ए और बी, और फिर पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो कितना था Q 0, दोनों को टच किया, कितना हो जाएगा Q प्लस 0 अपॉन 2, कितना हो गया Q/2 Q/2। तो इस पे चार्ज कितना आ गया Q/2, इस पर भी कितना आ गया Q/2। अब क्या किया, अब A को C के साथ टच किया, यानी A और C। अब फिर इनको अलग अलग कर दिया A और C, अब अलग अलग कर दिया। अब देखो फिर दोबारा से, तो अब A पे चार्ज कितना है भाई, अब तो आगे बात कर रहा है ना, तो A पे चार्ज Q/2, तो A पे Q/2, इस पे C पे 0, इसका बताओ कितना आएगा Q/2 प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना हो गया Q/4। इसका मतलब अब E पे हो गया Q/4 और C पर होगा Q/4 अलग अलग करने पर। अब मान लो, अब वो कहता है कि B और C को भी टच किया, अब B और C को टच किया, B और C, अब इनको टच किया, अब B पे कितना था Q/2, C पे कितना है Q/4, और टच करके फिर अलग कर दिया B और ये C। कुछ भी कह सकता है, जैसे कहता जाए वैसे तुम करते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या करें, दोनों को प्लस करके हाफ, तो Q/2 प्लस Q/4 अपॉन 2। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो भाई, तो एलसीएम इन दोनों में कितना आ जाएगा 4, तो 4 इसका एलसीएम आया, तो 2 दूनी 4, तो 2Q प्लस Q, और अपॉन में 2 है ही, तो 3 और 4 नीचे चला जाएगा, तो 3Q/4 दूनी 8, तो कितना आ गया 3Q/8। तो अब इस पे हो गया 3Q/8 और इस पे हो गया 3Q/8। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो ये स्थानांतरण के द्वारा जब भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ आइडेंटिकल वर्ड यूज करेगा, समान आकार के हैं ऐसा वर्ड यूज करेगा। अब मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ, प्रेरण द्वारा आप इस पे उत्पन्न करने पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखिए, ये जो इंडक्शन वाली बात थी, इसके बाद प्रेरण में क्या होता है, हमेशा समान आकार का आवेश उत्पन्न होता है। प्रेरण में कभी भी जो वस्तु होती है हमारे पास, उसके आवेश, जैसे ये एक वस्तु थी, इस पे आवेश था मानो प्लस का Q, और इसके पास तुम दूसरा कोई कंडक्टर लेके आए जो कि इंसुलेटेड अर्थ से, तो इसके इस साइड में आवेश उत्पन्न हो जाता है माइनस का Q और दूसरी साइड में आवेश उत्पन्न हो जाता है प्लस का Q। बस ये है प्रेरण के द्वारा आवेश का उत्पादन। तो जब भी कोई इस तरह की बात करेगा आप उसको समझ जाओगे। इसके अलावा एक पॉइंट और था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज थी कि भाई चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है, और क्वांटाइज का मतलब चार्ज जब भी पाया जाएगा वो E 2E 3E 4E डॉट 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 ऐसे पाया जाएगा। इसका मतलब चार्ज जब भी होगा तो Q प्लस माइनस NE होगा। अगर कभी तुमसे पूछने लग जाए कि बताइए क्या ये आवेश प्रकृति में हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, तो वहां क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल दे दिया 4.8 इंटू 10 की पावर -15 कूलम चार्ज। बताओ प्रकृति में संभव है या संभव नहीं है। आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को लगा के n की वैल्यू निकालनी है। अगर क्योंकि आवेश जो आना है वो n यानी 1 2 3 4 5 ऐसे आना चाहिए, यानी n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 यानी पूरी होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। तो जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि ये आवेश पॉसिबल है या नहीं है, तो आप केवल जो आवेश गिवन है उसमें किसका डिवाइड कर दोगे, E का डिवाइड कर दोगे, यानी n निकाल दोगे। तो आप निकाल दोगे n = Q/E, और n का मान पूरा आना चाहिए। तो यहाँ जैसे 4.8 इंटू 10 की पावर -15 और E निकालोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सॉल्व करोगे 16 की 48, 3 गुणा 10 की पावर 4, तो पूरा हो गया ना, 30,000 हो गया, तो पूरा आ गया। डेसिमल ऐसे नहीं है कि यहाँ डेसिमल आ जाए और तुम कहोगे नहीं चाहिए तो डेसिमल में, अरे पहले पावर का भी ध्यान देना है, पावर का मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल बच रहा है कि नहीं बच रहा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये भी मत सोच लेना, कभी बच्चे क्या सोचते हैं 16 की 48 16 चौक 64 पूरा कट रहा है, तो है कभी ऐसा भी होता है, पूरी संख्या का भाग देके देखना। जैसे देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5.2 इंटू 10 की पावर -15 पूरा। अब बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। तो चलिए आप कहोगे 16 की 48, तो ये तो 48 नहीं कट पा रहा है पूरा, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो पूरा भाग देके देखना है। इसका मतलब n निकालोगे तो क्या हो जाएगा Q/E, तो 5.2 इंटू 10 की पावर -15 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 52 बटे 16
पावर कितनी हो गई 4। पूरा भाग देखिए, देखो ये है आपका 52,000 4 पावर और 16 का भाग 16 3 48 4 बचे 0 16 दूनी 32 8 से 0 16 पंजे 80 हो गया काम। कितनी जीरो डाली 2, यहाँ तक गई 2 और बची वो बाद में लिख लूंगी। तो पूरा पूरा चला गया कि नहीं चला गया? कहीं तुम ये 16 की 48 16 64 करके कह दो कि नहीं साहब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रकृति में ये आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो केवल आप ई का भाग देके देख लेना, 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग देके देखना। अगर पूरा पूरा चला जाए तो पॉसिबल है और पूरा पूरा नहीं जाता है तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक पॉइंट और होता है आवेश का कंजर्वेशन। देखिए कभी भी इस तरह की बात कर रहा है कि दो बॉडियों को आपस में मिला के कुछ बनाने की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना आवेश कंजर्व रहता है। जितना आवेश पहले होगा उतना ही आवेश बाद में होगा। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन आवेश कंजर्वेशन पे बना दे, तो केवल आपको ध्यान रखना है टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसी आधार पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक।